पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली, हाल तेरा है जाने। मीर के इस फिक्रे से, मीर तकी मीर जो उर्दू का बहुत बड़ा शायर है, उसके इस मिसरे से आज हम फलसफा वजूदियत जो है, और जिसको इंग्लिश में एक्सटेंशलिज्म कहते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म, फलसफा वजूदियत, और उसका एक मशहूर लेखक, बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा नाम फलसफा वजूदियत का, जॉन पॉल सार्त्र। ये फ्रांस का रहने वाला था। तो इसने बहुत सा काम किया फलसफा वजूदियत पर, और इसकी मशहूर किताबें, इसके नावल, इसके ड्रामे, नाटक, और दूसरा फलसफियाना अदब जो है, वो काफी इसकी जिंदगी में शाया हो गया। और बाद में इसको खास तौर पर 20वीं सदी में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई, जो कि 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक मोहित है। और आज भी अगर फलसफा वजूदियत को देखना हो, और उनमें से दो तीन में से अगर दो तीन बड़े ऊपर के नाम उस फलसफा के लिखारियों के देखने हो, तो उनमें एक नाम जॉन पॉल सार्थ का आता है। ये तारफ सार्थ का इसलिए जरूरी था कि आज हम सार्थ के एक नाटक जो है, उसका जो एक नावल है नो एग्जिट, उसकी सिर्फ एक लाइन, एक मशहूर सेंटेंस, जो उस नावल के तीन किरदारों में से एक किरदार मिस्टर गार्सन के मुंह से कहलवाया गया है। सार्थर ने जो नावल लिखा है नो एग्जिट, आज हम उसकी बात करेंगे, और उस नावल का ओवरऑल मुख्तसरन एक समरी या थीम देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें सार्थ ने किस तरह फलसफा वजूदियत और इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आज हम रह रहे हैं। तो वो मशहूर लाइन है जो आज हमारे टॉपिक का, हमारे लेक्चर का जो मेन सब्जेक्ट भी है, वो है कि हेल इज अदर पीपल। दूसरे लोग हमारा नर्क हैं, हमारा जहन्नम है, हमारा दोजक, ये दूसरे लोग हैं। हेल इज अदर पीपल। तो जॉन पॉल की ये मशहूर लाइन हेल इज अदर पीपल, जैसा कि मैंने बताया, उसके मशहूर नाटक नो एग्जिट में जो कहानी है, वो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बहुत बड़े कमरे में तीन लोग अपनी बकिया तमाम जिंदगी के लिए कैद हो जाते हैं। उन तीन लोगों में एक किरदार मिस एलिस का है, जो कि औरत है, जो कि अपने बच्चे के कत्ल के, उसके मर्डर के जुर्म में सजा हुई है और उस कमरे में बंद हुई है, जिस कमरे का ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, और ना ही कोई सुराग है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी या खामी ये है कि उस कमरे में कोई भी आईना नहीं है, कोई शीशा नहीं लगा हुआ, कोई कांच का ऐसा टुकड़ा नहीं जिसमें उन तीनों किरदार अपनी अपनी शक्ल, अपना हुलिया देख सके। पहला किरदार मिस एलिस है, जो कि औरत है, जिस तरह मैंने बताया कि वो अपने ही बच्चे के मर्डर के जुर्म में अंदर आई। दूसरा किरदार मिस एजन का है, जो कि प्यार में जिसने गुनाह किया था, और उसकी पदाश में उसको इस कमरे की सजा मिली। और इस कहानी का तीसरा और आखिरी किरदार, और इस कमरे का आखिरी कैदी, वो मिस्टर गार्सन है, जो कि पहले फौज में रहा था, और अब किसी जुर्म की वजह से रिटायरमेंट के बाद उसने जुर्म किया कोई ऐसा, जिसकी पदाश में उसे सजा मिली, और वो भी उस कमरे में बंद हो गया। और वो कमरा वो था जिसका कोई एग्जिट नहीं था। इसलिए इस नाटक का, नावल का, ड्रामा भी इस पे बाद में बनाया गया, तो थिएटर के ऊपर, जो बहुत मशहूर हुआ उस वक्त। और आज भी अदब में नो एग्जिट सार्थर का ये बहुत अहमियत का हामिल है।
कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि ये तीनों किरदार सिवाय एक दूसरे के फीडबैक के अलावा किसी और पर भरोसा कर नहीं सकते। हत्ता कि एक दिन जब एस्टेल सुर्खी लगा रही होती है, तो वो साथ वाली अपनी साथी ईज़न से पूछती है कि मुझे बताओ कि सुर्खी क्या मैं ठीक लगा रही हूँ? क्या मैं अपने होठों को तमाम हिस्सों को बराबर रंग कर लिया है, या कोई हिस्सा ज़्यादा डार्क हो गया है, या होठों का कोई हिस्सा अभी इतना डार्क नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। लेकिन आसिम उसे कहती है कि ये सुर्खी तो आपको सूट ही नहीं कर रही। ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है और साथ ये आप जो सुर्खी लगा रही हैं, ये टोटली एक दूसरे से अनमैच हैं, तो इसलिए ये आपको अच्छी नहीं लग रही। या वो ये कहती है कि आपने फलां जगह से ज़्यादा लगा दी है, वहाँ से जहाँ कम होती है, और जहाँ ज़्यादा कम होती है वहाँ कहती है कि आपने ज़्यादा लगा दी है। तो वो हमेशा उसे फीडबैक वाइस वर्सा देती है। जैसा कि एस्टेल नज़र आ रही होती है सुर्खी लगाते हुए, या सुर्खी का रंग, वो उस तरह उसे नहीं बताती। इसी तरह जो मिस एज़िन है, वो जो है, ये चाहती है कि मैं एस्टेल मुझे तो अच्छा समझे, खुद वो एस्टेल को अच्छा नहीं समझती, और साथ वो जो है मिस्टर गार्सन को भी अच्छा नहीं समझती। वो कहती है कि ये भगोड़ा है, फ़ौज से भाग आया है, और अगर इसने नौकरी पूरी भी कर ली थी और रिटायर भी हो गया था, तो इसमें इतने मैनर्स होने चाहिए थे कि ये जुर्म ना करता। तो इसने उसके बाद भी चोरी की है, डाका किया है, या कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी पादाश में वो अब इस कमरे में सज़ा भुगत रहा है। उसको वो काहिल समझती थी, मर्द नहीं समझती थी मिस्टर गार्सन को, मिस इज़र। तो इसलिए वो एस्टेल को तो अच्छा समझती थी, लेकिन मिस्टर गार्सन को अच्छा नहीं समझती थी, और उसे वाइस वर्सा फीडबैक देती थी। लेकिन जो मिस एसेल थी, वो मिस्टर गार्सन को पसंद करती थी, और मिस एज़न को वो पसंद नहीं करती थी। वो उससे दोस्ती औरत से नहीं करना चाहती थी, जो एलिस थी। मिस एलिस जो है, वो मिस्टर गार्सन के साथ जो है, वो चाहती थी कि मिस्टर गार्सन मुझे ये कहें कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। आज इन कपड़ों में, आज इस सुर्खी में आप बहुत प्यारी लग रही हो। हत्ता कि कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है कि जब मिस्टर गार्सन को मौका मिलता है कि वो इस कमरे से निकल जाए, जब उस कमरे के मैनेजमेंट के लोग उस कमरे की किसी टेक्निकल पुर्जे को देखने आते हैं, तो उनमें एक उनका दोस्त होता है मिस्टर गार्सन का, जो उसके साथ फौज में उस टेक्निकल कंपनी में मुलाजिम था। तो मिस्टर गार्सन महज इसलिए नहीं जाता कि अब मैंने हर सूरत मिस ईज़न की नज़र में भी अच्छा बनना है, और मिस एसेल तो वैसे भी मुझे अच्छा ही समझती है। लेकिन मिस ईज़न जो मुझे कायल समझती है, सुस्त समझती है, और मुझे मर्द नहीं समझती, तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूँगा, बल्कि अब मैं उसे उल्टा फीडबैक देकर इसका बदला लूँगा। तो इसी दौरान मिस्टर गार्सन के इसी डायलॉग के दौरान इस नॉवल में, नाटक में, मिस्टर गार्सन के मुँह से आखिर में ये कहलवाया जाता है कि हेल इज़ अदर पीपल। हमारे आज की इस लेक्चर का मकसद ये है कि एक लाइन हेल इज़ अदर पीपल हमने क्यों की? क्यों इस सिद्धांत का, एक प्रिंसिपल का, असूल का शक्ल अख्तियार कर गई? हालाँकि सार्थर ने इसको इस सिद्धांत के तौर पर, इस असूल के तौर पर नहीं लिखा था। जैसा मैंने बताया कि ये महज़ एक किरदार का मुँह से बोला हुआ उसका पार्ट है, एक उसका जुमला है। ये पूरा नॉवल नहीं है नो एग्जिट का। लेकिन ये आज सिद्धांत का, असूल का दर्जा इसलिए इख्तियार कर गई है, बल्कि उन दिनों से ही कर गई थी। ये फ़िक्रा इतना मशहूर हुआ सार्थर का, और एक दिन सार्थर से बाद में किसी महफ़िल में, किसी प्रोग्राम में उसके शारहीन में से और उसके चाहने वाले और पढ़ने वाले लोगों में से अक्सर ने उनसे पूछा इस फ़िक्रे के बारे में कि हेल इज़ अदर पीपल, क्या वाक़ई ही दूसरे लोग हमारा ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं, उसको दोज़ख बना सकते हैं? तो जिस पर सार्थर ने ये जवाब दिया था कि अगर दूसरे लोग चाहें, तो हमारी ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं, और अगर ना चाहें, तो वो नहीं बना सकते।
इससे वाइस वर्सा, अगर वो हमारी जिंदगी को नरक की बजाय हेवन, जन्नत बना सकते हैं, पैराडाइज बना सकते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, कि जब इस दौर में हर आदमी वो अंदर से अपने आप में अच्छा हो या ना हो, इस बात का उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता। असर उस पर उस वक्त पड़ता है जब वो उसे ये पता चलता है कि मैं जिस मुआशरे में रहता हूं, जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिस घर में रहता हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये मुआशरा, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर मुझे अच्छा समझता है? अगर ये लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो फिर तो मैं अच्छा हूं। अगर ये लोग मुझे अच्छा नहीं समझते तो मैं अच्छा नहीं हूं। सार्थर की इस लाइन का और इस नाटक का लिखने का मकसद ये था कि जो नो एग्जिट वाला कमरा था, जहां पर वो अपनी शक्ल नहीं देख सकते थे, वो अपने आप का इजहार अपने सामने नहीं कर सकते थे, तो उस सूरत में उनको दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। उसमें कोई आईना नहीं था, उसमें ऐसा कोई कांच का टुकड़ा नहीं था जिसमें अपनी शक्ल देखकर मिस एसल मिसाल के तौर पर सुर्खी लगा सकती और देख सकती कि क्या वाकई ये सुर्खी मैच कर रही है या नहीं। और इसी तरह बाकी लोग भी, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे से फीडबैक लें, वो अपना फीडबैक खुद भी ले सकते थे और उनका काम चल सकता था। इस नाटक में, इस नॉवल में, इस कहानी को लिखकर सार्थर ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि आज के इस वजूदियत के दौर में, जब फलसफा वजूदियत अपने पीक पर है, आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस हद तक बढ़ गया है कि 20वीं सदी में थिएटर ऑफ अब्सर्डिटी का, यानी लायानियत का, जिसमें मशहूर जो नावल है, उनका जो थिएटर है और जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो, वो भी यही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में वो निशानदेही कर रहा है। वो भी किसी हवाले से हमें फलसफे वजूदियत का ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम अपने टॉपिक के उसी खास लाइन की तरफ आते हैं कि क्या वाकई हेल इज अदर पीपल, ये दूसरे लोग हमारा जहन्नम है। इस दुनिया में हम जहां रहते हैं, हम खुद क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। हमें इस बात की फिक्र है कि दूसरों के बारे में, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों का सीजन है, मैं घर में बैठा हूं और कोई नहीं है, पूरी फैमिली बाहर कहीं घूमने फिरने गई हुई है या शॉपिंग करने गई हुई है, और आपने फ्रिज खोला है, फ्रिज से आम निकालने हैं, 2 आम पड़े थे, तो वो आप बैठ के निकाल के मजे मजे से एसी वाले कमरे में खाने लग गए। लेकिन जैसे ही आप आखिरी आम खा रहे थे, तो उसी वक्त आपकी फैमिली आ गई और पूरी फैमिली आपको इस तरह देख रही थी कि जैसे ये जो आम आप खा रहे हैं, ये आपने उनकी आम चोरी कर लिए हैं। आप अपने भी खा गए हैं और जो उनका हिस्सा पड़ा था वो भी चोरी करके खा गए हैं। तो घर के फैमिली मेंबर में से बारी बारी ये कहता है कि आप अपना भी खा जाते हैं, हमारा भी चट कर जाते हैं, और कुछ देर बाद खुद मुझे ये एहसास होने लग जाता है कि वाकई ही मैंने कोई जुर्म किया है, मैं ये चोरी करके खा रहा हूं। एक मुलाजिम अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता है, वो उसकी नजर में अच्छा रहना चाहता है, और एक घर का फर्द अपने घर वालों की नजर में अच्छा बनने की, रहने की कोशिश करता है। एक मोहल्ले का फर्द अपने मोहल्ले में अच्छा रहने की कोशिश करता है उन मोहल्ले वालों की नजरों में, नॉट विद स्टैंडिंग कि वो अच्छा है या नहीं है। उसे इस बात से फिक्र है कि ये दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। तो उनकी अच्छाई और बुराई का जो भी मय्यार है, मैंने अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुज़ारनी है। मैंने दूसरों से फीडबैक लेकर, दूसरों के फीडबैक से अपनी ज़िंदगी को चलाना है। मैंने खुद कोई काम नहीं करना। तो इसलिए सार्थर ने ये लिखा कि हेल इज़ अदर पीपल। इसी के साथ ही आज का ये मुख्तसर टॉपिक ख़त्म होगा इंशाअल्लाह।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।